हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 2010 डीबीटी जेआरएफ एग्जाम। अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो डिस्कस कर लिए थे वो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे सारे ईयर वाइज। ओके, तो सब क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following microscopic techniques is best suited to visualize the topology and distribution of transmembrane protein of a cell membrane? तो किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए या फिर उसके टोपोलॉजी को देखने के लिए बेसिकली एक माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है जिसको बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसके बारे में देख सकते हैं। इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थेम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके उस सैंपल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और उसकी वजह से वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर सैंपल की टोपोलॉजी के बारे में। तो इस तरह से इसका प्रोसीजर होता है और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोसीक्वेंसिंग derives its name from the fact that। तो पायरोसीक्वेंसिंग क्या है? एक मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का, लाइक सेंगर मेथड होता है उसी तरह से पायरोसीक्वेंसिंग भी एक मेथड है। ये सेंगर मेथड जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होता है बिकॉज सेंगर मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज करते हैं। ओके, उसमें भी टेक डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे, टेम्पलेट ऐड करेंगे। उनके अंदर डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज डाई डीऑक्सी की वजह से वहां पे जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट होगा वहां टर्मिनेशन हो जाएगा पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस का, और उसकी वजह से हम लोग डीएनए की सीक्वेंस को देख सकते हैं। इसके अलावा पायरो सीक्वेंसिंग में क्या होता है, जैसे डीएनए टेम्पलेट है और उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस का प्राइमर ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद जैसे ही सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम अलग से न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड करेंगे जिसकी वजह से उनका इनकॉर्पोरेशन होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है बेसिस का, वहां से 2 फॉस्फेट रिलीज होते हैं, और जितने फॉस्फेट रिलीज होंगे उनको एक एज ए केमिल्यूमिनेसेंस करके उसमें लाइट इंड्यूस करके ल्यूसिफरेज प्रोटीन के थ्रू उसके अंदर की फ्लूरेसेंस इंटेंसिटी को देखा जाता है। ओके, जितना फ्लूरेसेंस इंटेंसिटी जी की ज्यादा आ रही है तो इट मीन्स यहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट है। ओके, साइटोसिन प्रेजेंट है, थायमिन प्रेजेंट है। इस तरह से वहां पे इंटेंसिटी देख के पता लगाया जाता है कि डीएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है, कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है। ओके, अभी इस डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें इसका नेम कैसे डिराइव हुआ, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि पायरो सीक्वेंसिंग मीन्स कुछ पायरोफोस्फेट रिलीज हो रहे हैं, उसके बेस पे इसका नाम क्या दिया जाता है, पायरो सीक्वेंसिंग। ओके, तो द बेसिस दैट डिटेक्ट बाय पायरोलाइसिस ऐसा नहीं होता है, इट डिटेक्ट्स पायरोफोस्फेट रिलीज ड्यूरिंग बेस इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो बेस इनकॉर्पोरेशन के टाइम जो पायरोफोस्फेट रिलीज होता है उसके बेस पे इसका नाम दिया है पायरो सीक्वेंसिंग। अब इस डायग्राम में देखते हैं, इसमें क्या होता है, इन डीएनए सिंथेसिस ए डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अटैच्ड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। ओके, ये हम सब लोगों को पता है, जैसे 3 प्राइम एंड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वहां पे ऐड होते रहते हैं डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेस फॉस्फेट्स। The 2 phosphates on the end are released as pyrophosphate। जो बीटा और गामा फॉस्फेट होता है वो एज ए पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। एटीपी, इसके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूराइलेज एंजाइम, और सल्फ्यूराइलेज क्या करता है, एज ए पायरोफॉस्फेटेज की तरह वर्क करता है। ओके, तो एटीपी सल्फ्यूराइलेज एज यूजेस पायरोफॉस्फेट एंड एडिनोसिन 5 phosphosulfate to make ATP। Okay, उसके बाद luciferase is the enzyme that causes fireflies to glow। It use luciferin and ATP as a substance, converting luciferin to oxyluciferin and releasing visible light। Okay, तो ये फायरफ्लाई के अंदर जो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है इसका यूज किया जाता है यहाँ पे एज ए केमिल्यूमिनेसेंस एंड ये बायोल्यूमिनेसेंस हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ लाइट रिलीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड टू द न्यू स्ट्रैंड। ओके, तो जितनी लाइट
रिलीज होगी वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड टू न्यू स्टेट। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से ऐड कर रहे हैं वो तो हमें पता है, वो हमारे नॉन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे कि हम ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर रहे हैं या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज कर रहे हैं या फिर थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज कर रहे हैं। ओके, तो after the reaction has complete, a pyrase is added to destroy any leftover deoxynucleotide ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो उसके बाद लास्ट में एपाइरेज यूज करते हैं और ये पूरा इसका मेथड होता है। लाइक ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम है यहाँ पे, 5 प्राइम पे ये प्राइमर ऐड करके अलग अलग से न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का एडिशन करेंगे और उसके बाद केमिल्यूमिनेसेंस उसकी या फिर बायोल्यूमिनेसेंस जो भी लाइट इमिशन होगा उसकी इंटेंसिटी को देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे ये लाइट इंटेंसिटी आ रही है और यहाँ पे ग्वानिन की लाइट इंटेंसिटी आ रही है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे 5 प्राइम ग्वानिन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट। और पायरो सीक्वेंसिंग के लिए आप डिटेल में और अगर पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, अगर आप मेरे इस वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पायरो सीक्वेंसिंग टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर टाइम डीपीटी जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yellow mosaic of legumes is caused by mung bean yellow mosaic virus which belongs to। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक कौन सी डिजीज कौन से वायरस कोज कर सकते हैं, कौन से बैक्टीरिया कोज करते हैं, तो ये काफी ज्यादा वास्ट टॉपिक हो जाता है। इसमें जो ज्यादा रिसेंटली अगर कोई डिजीज ऐसी है जो यूज की जाती है उसके बारे में आप देख सकते हो। बाकी ये काफी ज्यादा वास्ट टॉपिक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इसमें इतने सारे ग्रुप्स को याद रखना काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ओके, तो मेरे मेरे अपना पर्सनल बताऊं तो मैं इन सारे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको स्किप करती हूँ। इसके अलावा जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो समझ सकते हैं अपन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। जेमिनी वायरसेस ग्रुप है एक जो मूंग बीन येलो मोजेक वायरस डिजीज कोज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ ए प्योरिफाइड प्रोटीन इन एचडीएस केज polyacrylamide gel electrophoresis in the presence of 2 mercaptoethanol या बीटा mercaptoethanol होना चाहिए था, yield two bands of 35 किलोडाल्टन एंड 45 किलोडाल्टन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आप अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में भी पूछे जाते हैं, बात के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, प्रोटीन का जो मोलिकुलर वेट फाइंड करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। ओके, तो सोडियम डोडेसाइड सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया विद बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल, तो 2 बैंड्स मिले हमें 35 किलो डाल्टन का और एक मिला 45 किलो डाल्टन का। ओके, however in a gel filtration chromatography the same protein elute as 80 किलो डाल्टन। What conclusion can be drawn from the above observation? तो जेल फिल्ट्रेशन से अगर 80 किलो डाल्टन का मिल रहा है और बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल एडिशन के बाद उसमें 2 बैंड्स मिल रहे हैं, इट मींस बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल का फंक्शन पता होना चाहिए पहले तो। ये क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और उसके बाद जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ वीक इंटरेक्शन ब्रेक होते हैं। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, ये प्रोटीन डाइमर फॉर्म में होगी। ओके, और सेम डाइमर नहीं है, एक है 45 किलो डाल्टन का, एक है 35 किलो डाल्टन का। इसका मतलब ये कोई हेटेरो डाइमर है। ओके, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई इस 80 किलो डाल्टन के बीच में कोई ना कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट थे जिनको ब्रेक किया बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल ने, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हमें मिले। ओके, तो इसकी वजह से प्रोटीन इज ए हेटेरोडाइमर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी होते हैं, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो किसी टाइप से घुमा फिरा के पूछ ले आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज सिक्रेटेड बाय। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में कब से पढ़ते आ रहे हैं, ये कहाँ से सिक्रेट होता है, लीडिंग सेल से सिक्रेट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
when HFR strand of E. coli is crossed with F minus strand, recombinants obtained are। तो इसमें HFR क्या होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंस होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एपिजोम के बारे में। एपिजोम क्या है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट होता रहता है ऑटोनोमसली किसी भी बैक्टीरिया के साइटोसोल के अंदर, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनकॉर्पोरेट हो सकता है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ में। ओके, तो इस टाइप की जो स्ट्रेन होती है उसको बोला जाता है एपिजोम। वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है या फिर किसी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो जीन का ट्रांसफर होता है वो मेनली 3 टाइप से होता है। एक होता है कॉन्जुगेशन, ओके, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉन्जुगेशन के टाइम क्या होता है, एक सेल, एक जेनेटिक मटेरियल, एक सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एचएफआर में क्या होता है, एक कोई जेनेटिक मटेरियल है जो साइटोसोल के अंदर ऑटोनोमसली रिप्लिकेट हो रहा है, तो उसका कुछ पार्ट बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और उसके अंदर ऐसी क्या प्रेजेंट रहती है, ऐसा क्या प्रोसेस प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से वो इनकॉर्पोरेट होता है। लाइक हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ट्रांसपोजोन्स, उसी तरह से उसके अंदर इंसर्शन सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से वो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन करके वहां किसी पर्टिकुलर साइट पे अटैच हो जाता है। ओके, तो एच एफ आर स्ट्रैंड अगर एफ माइनस स्ट्रैंड के साथ अटैच होती है तो वहां पे जो एफ पॉजिटिव वाले जो केसेस होते हैं वो काफी रेयरली मिलते हैं। ओके, ये चीज बिल्कुल फैक्चुअल है, याद रखने वाली है कि एफ पॉजिटिव है वो काफी रेयरली मिलेंगे। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ऑलवेज एफ पॉजिटिव नहीं हो सकता, एच एफ आर पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, रेयरली एच एफ आर पॉजिटिव नहीं होगा, इसमें क्या होगा, रेयरली एफ पॉजिटिव। ओके, तो ये बैक्टीरिया का जो जीन ट्रांसफर मेथड है वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव साइट ऑफ ऑल सेरिन प्रोटीजेज कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो इसके अंदर एक्टिव साइट पे क्या प्रेजेंट रहता है, सेरिन, हिस्टिडीन और एस्पार्टेट। बिकॉज सेरिन क्या है, टू विच द सबस्ट्रेट बाइंड, किसी भी एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ऑल सेरिन प्रोटीजेज एक्टिव साइट कंटेन सेरिन। सेरिन प्रोटीजेज क्या है, एक एंजाइम है जो जिससे कोई ना कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा, तो उसकी कोई पर्टिकुलर एक्टिव साइट प्रेजेंट होगी और उसकी एक्टिव साइट पे सेरिन प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा हिस्टिडीन प्रेजेंट रहेगा जो क्या करता है, एबिलिटी टू डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। इसके अलावा एस्पार्टेट प्रेजेंट रहेगा, वो क्या करता है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, फाइनल लिंक नेसेसरी फॉर काइमोट्रिप्सिन एक्शन। तो इसके लिए काइमोट्रिप्सिन के एक्शन के लिए इसका फाइनल लिंक नेसेसरी होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Next question is Archaea is considered as a separate group from bacteria and eukaryotes based on। तो जब इनका फाइलोजेनेटिक क्लासिफाई करते हैं सारे ग्रुप्स को, सारे एनिमल्स को, तो इसमें बैक्टीरिया, यूकेरिया और आर्किया को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। आर्किया ज्यादा सिमिलरिटी रखता है यूकेरियोट से एज कंपेरिजन टू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से। ओके, तो इनको जो डिवाइड करते हैं किस बेस पे किया जाता है, एक 16S rRNA होता है जिसके जीन की सीक्वेंस के बेस पे किया जाता है। और 16S क्या है, एक 30S जो स्मॉल सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है 30S उसी का पार्ट होता है, फर्दर उसको डिवाइड करते हैं 16S में। तो उसकी जो जीन सीक्वेंस होती है उसी के बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है। और मेन रीजन क्या है, इसमें 16S वाले जीन के सीक्वेंस को ही क्यों लिया है, बिकॉज ये क्या है, काफी ज्यादा कंजर्व सीक्वेंस है। मीन्स इसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस देखे तो काफी कम चेंजेस हुए हैं बैक्टीरिया से लेके प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट्स तक। ओके, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, 16S rRNA की जीन सीक्वेंस को यूज किया जाता है। अब आप लोग बोलोगे यूकैरियोट्स के अंदर तो 16S rRNA होता ही नहीं है, तो 16S rRNA माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो प्रेजेंट होता है। ओके, तो उसके बेस पे इसको डिवाइड करते हैं इन सारे तीनों ग्रुप्स को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा conversion of glucose to glucose 6-phosphate requires energy. Okay, however critically ill patients are treated with intravenous infusion of glucose rather than glucose 6-phosphate because। तो अभी हम लोग देखते हैं कोई भी पेशेंट होता है
उसको जल्दी से हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, ग्लूकोज देते हैं सबसे पहले, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा के। तो इसके बजाय हम लोगों को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही वो एटीपी जनरेशन में जाएगा। ओके, ग्लाइकोलाइसिस होगा तभी तो वो एटीपी जनरेट कर पाएगा। तो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को देते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं देते हैं। इसका क्या रीजन है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, किसी भी सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं हो पाता है, उसके अंदर उसके लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इस वजह से हम लोग ग्लूकोज को देते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट डिफ्यूज हो सकता है या फिर उसके काफी सारे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल पे। ओके, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज अनेबल टू एंटर इनटू सेल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टॉक्सिक तो हो ही नहीं सकता, डिग्रेडेड वेरी फास्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। Next question is, which one of the following viruses does not replicate in the cytoplasm of host cells? तो ये भी वापस से वही चीज है, इसमें हिपेडना वायरसेस, जो हिपेटाइटिस बी वायरस टाइप के जो वायरस है, वो क्या करते हैं, ये रिप्लिकेट नहीं कर सकते होस्ट के साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट अबाउट रेट्रोवायरसेस। तो इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेट्रोवायरसेस आर द ओनली फैमिली ऑफ वायरसेस टू एनकोड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बायोलॉजी के अंदर हम लोगों को पता है इस टाइप के ओनली और एक्सट्रीम वर्ड जहां पे आ जाते हैं वो क्या होता है, जनरली रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, और ओनली फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्टिविटी प्रेजेंट रहे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट पहला ही हो गया। उसके अलावा दे आर द ओनली आरएनए वायरसेस हुज जीनोम इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ये करेक्ट है। उसके बाद दे आर ओनली पॉजिटिव सेंस, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओनली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगी, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर नहीं रहेगी। ओके, तो दे आर ओनली प्लस सेंस आरएनए वायरसेस हुज जीनोम डज नॉट सर्व डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए इमीडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन। ओके, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दे हैव हाई म्यूटेशन रेट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following organisms is used in ENS test? तो ENS टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफॉइड के लिए यूज किया जाता है ENS टेस्ट। तो इसके अंदर जो टाइफॉइड कोज करता है वो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, तो उसी को यूज करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स पैरासाइट रिप्लिकेट इनसाइड द लाइसोसोम। ओके, तो which of the following protozoans parasite replicate inside the lysosome? तो ऐसा कौन सा प्रोटोजोन पैरासाइट है जो लाइसोसोम के अंदर रिप्लिकेट करता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिस्मेनिया। टॉक्सोप्लाज्मा नहीं होगा, ट्रिप्नोसोमा नहीं होगा, प्लाज्मोडियम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, लिस्मेनिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following repetitive motif is responsible for the formation of triple helix in collagen? तो कोलेजन फाइबर के बारे में मैंने बताया था जब अमाइनो एसिड पढ़ रहे थे उस टाइम, कि ग्लाइसिन एक्स वाई सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट रहती है। वाई क्या है यहाँ पे, हाइड्रोक्सीप्रोलिन हो सकता है। ओके, और ग्लाइसिन एक्स की जगह पे कोई भी अमाइनो एसिड आ जाएगा और वाई की जगह पे क्या होगा, हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ओके, इस तरह से रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर ग्लाइसिन एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने अगर वो अमाइनो एसिड्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख ले, क्योंकि अमाइनो एसिड बिल्कुल जो बायोकेमिस्ट्री है वो सारे सब्जेक्ट का बेसिक है। अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो हायर लेवल की जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ें ताकि आपको इजी हो जाए दूसरी चीजें पढ़ने में। ओके, उसके अलावा which of the following processes occur in the formation of disulfide bridge between two cysteine residue? ये क्वेश्चन भी कितनी ही बार रिपीट हो चुका है।
सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में जो डाइसल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ हाइड्रल ग्रुप। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाइनो एसिड विद फाई एंड साई वैल्यूज, फाई और साई वैल्यू दे रखी है -60 एंड -40। जैसे ही आपको माइनस माइनस इस तरह से वैल्यू आए उसी टाइम माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए रामाचंद्रन प्लॉट में माइनस माइनस वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, प्लस माइनस कहाँ पे लाई करती है और प्लस प्लस कहाँ पे लाई करती है। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है माइनस माइनस, इट मीन्स अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट का वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लें क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि डी अमाइनो एसिड और एल अमाइनो एसिड के लिए कौन कौन से क्वाड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइनस माइनस वाले कहाँ पे लाई करेंगे, माइनस माइनस वाली वैल्यू, और प्लस माइनस वाली कहाँ पे लाई करेगी, पूरा अच्छी तरह से क्लियरली समझा रखा है। ओके, तो इसके अलावा ये भी माइनस माइनस है एंड माइनस, और ये है प्लस 120। इट मीन्स ये क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगी, ये भी लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो लोअर राइट साइड में जो क्वाड्रेंट प्रेजेंट था उसमें लाई करेगी। इसके अलावा ये क्या होगी, कोई बीटा शीट, बीटा एक्सटेंडेड फॉर्म होगी जो कहाँ पे लाई करेगी, अपर राइट साइड में। ओके, विल बी एडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन, तो दोनों में तो हेलिक्स हेलिक्स हो जाएगी, इसके अलावा इसमें कोई बीटा एक्सटेंडेड फॉर्म रहेगी, तो हेलिक्स हेलिक्स एक्सटेंडेड फॉर्म फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sodium dodecyl sulfate and anionic detergent commonly used in SGS polyacrylamide gel electrophoresis works in facilitating electrophoretic separation of a mixture of proteins by its ability to bind to the, तो जो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट SGS जो होता है वो बेसिकली बाइंड करता है मेनली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी साइड चेन पे, और कौन से अमाइनो एसिड की साइड चेन पे, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी साइड चेन पे बाइंड करके सोडियम डोडेसाइल सल्फेट क्या करता है, सारी प्रोटीन को यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो हाइड्रोफोबिक साइड चेन इन प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इरिवर्सिबल इन नेचर, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए के अंदर हम लोग देखते हैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसका जो इनहिबिटर का जो भी इफेक्ट होता है वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन होने के बाद भी वो इरिवर्सिबल फॉर्म है। उसके अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव में भी ऐसा होता है, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव ऐसा एग्जांपल है जिसमें इरिवर्सिबल नेचर नहीं होता है। ओके, तो इरिवर्सिबल नेचर प्रेजेंट रहता है सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद भी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इसके अलावा जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कल करवाऊंगी मैं। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।